Hello students, good morning. Today we are discussing about the Bohr model of hydrogen atom, and this is our part 3 students. In our first and second part we are discussing about the postulates, and in our previous part, that is part 2, we are discussing about the we are finding the radius, velocity, frequency and energy of the electron in an stable orbit. ठीक है। और जो नील बोहर के हमारे ऑर्बिट्स थे उनको स्टेबल ऑर्बिट बोला गया था, बिकॉज उसमें क्या होता था, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज अवर क्लास 12 फिजिक्स एंड पार्ट 3, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ऐसा कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ हम अच्छा ही कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ नया ही सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, सबसे पहले नील बोहर ने ही ये कंसेप्ट दिया था। जो नील बोहर जी थे, नील बोहर, ये क्या कहते थे कि क्लासिकल को ये नहीं मानते थे, यानी कि ये कहते थे कि क्लासिकल को छोड़ के अब आप एक क्वांटम फिजिक्स पे आओ। ठीक है, मतलब एटम को तुम स्टडी करो, ये भी कह रहे थे कि एटम को स्टडी करो, लेकिन क्लासिकल को नहीं। मतलब मैक्सिमम प्रेफरेंस ये क्वांटम फिजिक्स को दे रहे थे। क्वांटम फिजिक्स मतलब जिसमें हम हर एक चीज़ को एक अलग तरीके से पढ़ रहे थे, नए कंसेप्ट को लेके आए थे नील बोहर जी। ठीक है, मतलब क्लासिकल की बातें मानो नहीं, जो पुराने ज़माने की फिजिक्स है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ये कहता था कि क्लासिकल के हिसाब से मत चलो, आप आज की फिजिक्स के हिसाब से चलो, आज के कंसेप्ट के हिसाब से चलो कि आज फिजिक्स क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आप चलो। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे हम, और इसने है ना हाइड्रोजन एटम का ही कंसेप्ट दिया था नील बोहर जी ने, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, किसका कंसेप्ट दिया था? हाइड्रोजन एटम का, यानी कि आप एक तरीके से भी बोल सकते हो हीलियम पॉजिटिव या लिथियम। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स पे इनको ही एक्सप्लेन कर पाए थे, हाइड्रोजन एटम को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो जनरली जो हमारी स्टेट होती है, सपोज करो दिस हाइड्रोजन एटम का अगर हम बनाते हैं, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल बोलते हैं जिसको, एंड दिस इज अवर सेकेंड लेवल। ठीक है, सो इसको फर्स्ट को बोलते हैं ग्राउंड लेवल। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल। और सपोज करो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड लेवल, जो इससे जो भी नेक्स्ट होगा। क्लियर? तो ये क्या कहते हैं, नील बोहर जी क्या कहते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, एवरी इलेक्ट्रॉन मूव इन इट्स ऑर्बिट, की एवरी इलेक्ट्रॉन मूव इट्स इन ऑर्बिट, और एक वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, इसने बोल दिया, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमेगा ना तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एक इवन एक एनर्जी के साथ घूमेगा। ठीक है, यानी कि इसमें घूमने के लिए उसको एक एनर्जी चाहिए, और वो कितनी होती है? फर्स्ट के लिए होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? अब इसके बाद जब सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा -3.4। ये आप 3-4 लेवल की याद ही कर लो। 13.6, फिर इसके बाद 3.5 3.5 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर 0.8 हो जाएगा। ऐसे करके 3-4 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा इसमें हमारा क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कितने एनर्जी के साथ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ये मूव करेगा ना, देखो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल है। एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या वो एनर्जी रिलीज कर पा रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये घूमते हुए कोई एनर्जी निकाल रहा है? बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है। तो ये थी क्वांटम फिजिक्स। ये क्या कह रहा था कि अपनी एनर्जी में, अपने लेवल में घूमेगा, अपने ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। समझ गए? क्लियर? क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि ये मूव करेगा, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि एक्सेलरेट पार्टिकल करेगा, एक्सेलेशन करेगा तो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर ये जाता है इस स्टेट से इस स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, एक्साइटेड मतलब हायर लेवल की स्टेट, हायर लेवल अपने से ऊपर वाली स्टेट में, यहाँ भी एक भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं बहुत सारे, अपने से ऊपर वाले लेवल के स्टेट में वो जब भी जाएगा तो देखिए बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको, इसके पास कितनी एनर्जी है? 13.6। जाना कितने में है? 3.4, यानी कि ये इससे ज़्यादा ही एनर्जी है ना। आपको पता है नेगेटिव में नंबर छोटा होता है लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, तो जब वो छोटे से बड़े घर में जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी इनके पास जाने के लिए। ठीक है, और हायर का जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये? अनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहर सकता, उसको वापस
अपने घर आना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ तो कुछ टाइम तक ठीक है वहाँ चले जाओ, वापस तो अपने घर पे ही आना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इन लोगों का एक रूल है कि तुम कहीं जाओगे ना, अब जैसे इसने मान लो सेकंड ऑर्बिट में जाना, फर्स्ट से सेकंड में जाना, ये अपने 1 2 यानी कि यहाँ पे यानी कितना है 1, यहाँ पे कितना अपना 2, 1 से 2 में जाना है उसको। तो जब वो 1 से 2 में जाएगा ना, इसने कहा कि अगर हमारे घर आना है ना तो इतनी एनर्जी लेके आ, कितनी, जितना इनके बीच में गैप है, जितना इनके बीच में गैप है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसने कहा कि एक्स एनर्जी लेके आओ, तब आप यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। ये चला गया, कुछ टाइम बाद वापस ही आना पड़ेगा अपने घर पे। तो इसके घर वालों ने क्या बोला कि भाई तू हमारे आ जा, कोई दिक्कत, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना उसको वहीं छोड़ा, मतलब हमारे घर आएगा ना तो 13.6 ही लेके आनी है, बाकी जो तूने एक्स्ट्रा ली थी ना उनको वापस छोड़ गया। यानी कि जब हम n 1 से 2 में जाते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और जब आप अपर लेवल से लोअर लेवल में आओगे तो क्या करोगे, आप एनर्जी को एमिट करोगे। ये बात क्लियर हो गई। जब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाओगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, और जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और जब ये नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो वो एक फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। किस फॉर्म में एमिट करेगा, एक फोटोन की फॉर्म में, यानी कि एनर्जी एमिट होगी, कैसे होगी, एक फोटोन की फॉर्म में, समझ गए। इस तरीके से वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, क्लियर। और किस फॉर्म में एमिट करेगा, एक फोटोन की फॉर्म में। तो सपोज कीजिए आपने माना कि इसकी जो एनर्जी है वो E1 है और इसकी जो एनर्जी है वो E2 है, तो ये एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। जब भी वो ऐसे जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर, समझ गए आप, क्लियर हो गया आपको ये सब कुछ, अच्छा ठीक है। तो अब आपने एनर्जी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, सभी बच्चों ने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एच म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, म्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो एनर्जी सेकंड वाले इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, अपॉन में N2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड लेवल के लिए ले रहे हैं हम, H स्क्वायर, और माइनस में फिर इसका भी लिखेंगे, इसका भी सेम हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4। और ये एनर्जी का फॉर्मूला हम पिछले पार्ट में सोल्व कर चुके हैं बेटा, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो H स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, E2 की, और ये हमने E1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ओके। चलिए पुट कर दिया अब आपने। अब हम क्या करेंगे, सारा जितना भी कॉमन आ रहा है सारा कॉमन उठा लेंगे। तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर, तो बेसिकली माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो हमारा कॉमन होके आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन में आ जाएगा आपका H स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा बेटा 1 बाई, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, माइनस N2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई N1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये क्या है आपका HC बाई लैम्डा, ओके, इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए बेटा, अगर हम इस H को इधर ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे H³ आ जाएगा, ठीक है। और इस C को भी हम इधर ले आएंगे तो 1 बाई लैम्डा, क्योंकि हमें वेव लेंथ निकालने की, कितनी वेव लेंथ होगी जो वेव बाहर निकली है, तो 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, और नीचे आ जाएगा CH³, और ये हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। N1 अपनी ग्राउंड स्टेट है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब जो 1 बाई लैम्डा होता है उसको म्यू बार भी लिख सकते हैं, सबको पता है म्यू बार, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो वहाँ पे, नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपसे वेव नंबर भी पूछा जाए तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा ये पूरा कंसेप्ट है ना, देखो क्या करेंगे 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 अपॉन में CH³, ये देखिए सिर्फ इतने कंपोनेंट को, इतने को जहाँ मैं सर्कल लगा रही उसको ध्यान से देखिए, इस पार्ट को हम क्या कह देंगे R,
क्या कहेंगे आर। हमने क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट है, पाई वगैरह सब कुछ, तो हमने इसको आर कांस्टेंट बोल दिया। और ये जो आर है ना, ये जो आर है इसको हम क्या बोलेंगे, रेबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट, RYDBERG, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आर जेड स्क्वायर, ठीक है, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। और आर हमारा रेबर्ग कांस्टेंट होता है। और बेटा इसकी आर की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे आर की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1.097 × 10⁻7 पर मीटर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है, समझ गए। अब अगर मान लीजिए आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाहते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या हो जाएगा आपका 1, तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज दिस इज इक्वेशन 8, सॉरी इक्वेशन 1 मानते हैं क्योंकि हमने वो पिछला पार्ट किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू बार या 1/λ किसके इक्वल हो जाएगा, आर, इसी से 1 पुट कर देंगे, ठीक है, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बच्चे इतने सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो इस जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, दिस इज द रेबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है, दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसको रेडबर्ग फॉर्मूला में बोला गया हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या फिर यू कैन से वेव नंबर, ठीक है, रेडिएशंस का निकाल सकते हो हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। और जब ये निकाला गया ना बेटा, इससे जब मतलब वेव नंबर वेवलेंथ वगैरह फाइंड आउट करी गई, तो ये पता चला कि दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इनसे जब हमने वेवलेंथ वगैरह निकाल ली, तो जैसे आपके सिलेबस में नहीं आया, IIT लेवल में आता है कि जब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए वेवलेंथ निकाली गई ना, तो वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आया, एक डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आया। समझ रही हो, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे कि मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, और इसमें से आपने वाइट लाइट पास कराई और ये प्रिज्म में से लाइट गई और यहाँ पे आपको ऐसे 7 कलर्स मिल गए, ठीक है। तो ये जो कलर्स मिले थे ना, इनका आपको पता था कि दीज आर बिटवीन द 4000 एंगस्ट्रोम टू 7000 एंगस्ट्रोम, यानी कि जो आपको ये स्पेक्ट्रम मिल रहे थे ना, यहाँ पे ये क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, जो आपने अभी तक क्लासेज में पढ़ा हुआ, दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो आपको आज तक अपनी क्लासेज में पढ़ा है, छोटी क्लासेज में, लेकिन हमारे 12th में ये पढ़ना ही नहीं है। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था ना, कॉन्टिन्यू मिल रहा था। जैसे कि आप अगर इसको बनाओ VIBGYOR हो गया, ठीक है, तो VIBGYOR, तो इनकी वेवलेंथ क्या थी बेटा, कॉन्टिन्यू थी, 4000, फिर 500 को 4,500, 5,000, 5,500, 6, 6,500 और 7,000। तो एक तरीके का आप क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम था। लेकिन जब इसी को हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के लिए किया, ठीक है, किसके लिए किया, हाइड्रोजन एटम के लिए किया। तो हमने क्या करा, ऐसे सपोज करो ही हमने गैस ले ली, किसी भी कोई भी गैस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। एक्साइटेड किससे कर दिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया, एक्साइटेड किया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसमें से भी क्या हुआ, ऐसे रेडिएशंस देखी गई, ठीक है, इसमें से भी, ठीक है, इसमें से भी ऐसे रेडिएशंस देखी गई, और यहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम देखा गया। लेकिन जो इस गैसेज की वजह से जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था ना बेटा, दिस इज नॉट कंटिन्यू, ये जो स्पेक्ट्रम मिला ये डिस्क्रिएट था। डिस्क्रिएट का मतलब मान लो यहाँ पे वेवलेंथ मिल गई 4000 की, फिर मिल गई 787, फिर मिल गई मान लो 9000 की, फिर मिल गई मान लो 11, मतलब कि है ना, कोई भी वो नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, कॉन्टिन्यूटी। 4000 उसके बाद से 7,000 आ गया, 7,887 आ गया, सपोज करो। तो आप ये देखिए बीच की वेवलेंथ कहाँ गई, पता नहीं ना कहाँ गई। और जब ये कंसेप्ट हो रहा था, जब आपने इसको एक्साइटेड किया मॉलिक्यूल, तो पता है इंटरनली क्या हो रहा है। अगर मैं इसका इंटरनली डायग्राम बनाऊँ तो ऐसा कुछ हो रहा है। सपोज ये हीलियम है, और देखिए इसका मतलब जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया,
तो यानी कि उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हो गया अब्जॉर्ब एमिशन। दो तरह का होता है बेटा, एक तो अब्जॉर्ब होगा और एक एमिशन होगा। एक तो अब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम बनेगा और एक एमिशन। देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब आपने इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो दे आर सेकिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से सेकिंग किया इन्होंने। इसका मतलब हमने क्या करा, इसको एनर्जी दे दी, है ना। और तब एनर्जी, जब एनर्जी दी तो इसमें दो कंसेप्ट हो रहे हैं, डिस्क्रिएट तो हो रहा है लेकिन दो तरीके का होता है। एक तो होता है अब्जॉर्प्शन और एक होता है एमिटेड। मतलब जब ऊपर गया तो एनर्जी अब्जॉर्ब करी तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, और जब नीचे आया तो एनर्जी रेडिएट करी तो कौन सा मिलेगा, एमिटेड रेडिएशन। मतलब कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम था, मान लीजिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये रेंज अब्जॉर्प्शन में, लेकिन जो रेंज गायब थी ना वो रेंज आपको कब दिखाई दी, जब एमिटेड हुआ तब वो रेंज दिखाई दे गई। जैसे कि इसके बीच की मान लो गायब है 5000, तो 5000 हमें यहाँ दिख गई। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम बने, डिस्क्रीट तो है, अलग अलग तो बन रहा है, इस तरीके का कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो नील बोहर ने क्या बताया कि इनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो डिसकॉन्टिन्यू बनेगा, ठीक है, डिस्क्रिएट बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। और एक तो बनेगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक बनेगा एमिशन। अब्जॉर्प्शन कब बनेगा, जब वो लोअर लेवल से हाई लेवल में जाएगा, ठीक है, और जब वो हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रम। दो स्पेक्ट्रम बनते हैं, समझ गए। अब जो अब्जॉर्प्शन के टाइम जो चीज़ दिखेगी वो एमिशन के टाइम नहीं दिखेगी। अब मान लीजिए, देखो आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए अब्जॉर्प्शन में आपको कलर दिखे रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कब दिखे, जब अब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, और जब वो वापस आ रहा था ना तब आपको दिख गए येलो, ऑरेंज और वोयलेट। यानी कि जो कलर अब्जॉर्प्शन में दिख रहे थे वो एमिशन में नहीं दिखे और जो एमिशन में दिख रहे थे वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखे। क्लियर हो गए। और दोनों को मिक्स किया तो सारे कलर दिखाई दे गए हमें। तो इसका मतलब गैसेज भी अपना एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। यानी कि आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि हर गैस का, भगवान जी ने, नेचर ने हर गैस का एक अलग अलग स्पेक्ट्रम दिया। हाइड्रोजन गैस का अपना एक स्पेक्ट्रम है जिससे आप उसको पहचान सकते हो। जैसे आप विजिबल लाइट को हम पहचान सकते हैं, कैसे कि अगर स्पेक्ट्रम 4000 से 7000 का बना हुआ है तो आप बता दोगे आराम से कि भाई ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या बता रही हैं, बोहर साहब ने बोला, बोहर जी ने बोला कि हर गैसेज का ऐसे स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन का, जिससे आप स्पेक्ट्रम से पहचान लोगे भाई इस रेंज का स्पेक्ट्रम है ना, तो आप बता दोगे कि ये हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम है। तो ज़्यादा तो आपका डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये N1 स्टेज है, ये N2 है। तो ये देखिए बेटा, अब है ना, बोहर ने एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। बोहर ने किसकी करी थी, हाइड्रोजन एटम की। तो बोहर के बाद भी काफ़ी लोगों ने हाइड्रोजन एटम पे अपनी थ्योरी दी, ठीक है। जैसे लाइमन आया, बामर आया, पाश्चन, ब्रेकट, प्रीफेंट, पाँच छः साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, लाइमन। तो इसमें बताओ क्या पता क्या किया था। देखो बेटा, ये सपोज कीजिए ये आपका एटम, अगर मान लीजिए, एंड देखो ये ऐसे बनेंगे आपके N1, N2, N3, N4, ठीक है। अब अगर एक्साइटेशन यहाँ से हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो इसको बोलेंगे लाइमन, ठीक है। अगर N1 से, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं लेकिन अब जो एमिटेड होके सिर्फ यहाँ पहुँच रहे हैं, अगर यहाँ से एक्साइटेड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बामर, बालमर भी बोल देते हैं, कोई बामर भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पास्चर, मतलब आगे जाके चलता रहेगा। तो लाइमन में हमारा N1 क्या रहेगा, 1, बामर में क्या रहेगा, N1, बामर में हमारा जो N1 रहेगा 1, बामर में क्या रहेगा 2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्टअप होगा, देखो चलेगा कहाँ से, 1 से, ठीक है, जा सकता है इन्फिनिटी तक, ऊपर इन्फिनिटी लेयर तक जा सकता है। बामर में, पास्चन में क्या रहेगा आपका 3, ग्राउंड स्टेट, ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी 4, और पी फंड में ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी 5। एक और साइंटिस्ट था जिसने बताया था। और हाँ, सबसे पहले इसने दिया था विजिबल लाइट का। किसने दिया था इसका, विजिबल लाइट का। इसने किसका दिया था, यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट का। और इन तीनों ने किसका दिया था, इंफ्रारेड का, ठीक है। याद रखना यूवी, देखो आप ऐसे याद रखते हो, यूवी है ना, एक खिलाड़ी है जो हमारा क्रिकेटर, यूवी। तो अल्ट्रावायलेट किसने दिया, लाइमन ने। विजिबल का किसने दिया, बामर ने। और इंफ्रारेड को किसने दिया, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक है। यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ठीक है। लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी हमारी 1, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपको लाइमन के लिए बोला जाए, सपोज करिए कि हम लाइमन वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले किसको स्टडी करते हैं,
लाइमन, ठीक है। तो लाइमन के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से कहाँ, N1 क्या रहेगा 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट रहेगी हमारी ये, और N2 क्या रहेगा, N2 तो हमारा 2 3 4 कहाँ तक जा सकते हैं, हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ना। तो अगर हमें वेव में इसका वेव नंबर निकालना है लाइमन से, तो ये आपको पता ही है, तो हम रेबर्ग फॉर्मूला लगा देंगे। रेबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, R 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। तो N1 तो क्या रहेगा, लाइमन के लिए निकालना है, तो N1 क्या रहेगा 1, तो 1/1 का स्केयर। मान लीजिए इसको जाना है सेकंड स्टेट में, ठीक है, तो माइनस 1/2 का स्केयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेट क्या हो जाती है, ऐसे अपनी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, इसको पूरा हम सोल्व कर देंगे। जब पास्टन के लिए निकालेंगे तो पास्टन के लिए N1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रेबर्ग फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, तो पास्टन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पास्टन के लिए हो जाएगा N1 = 2, तो ये हो जाएगा म्यू बार या 1/λ = R 1/2 का स्केयर माइनस 1/, और कितना भी हो सकता है, सपोज कीजिए के, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो N2 होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा 3 4 और कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, समझ गए आप, क्लियर। इसी तरीके से पास्टन ब्रैकेट के लिए भी आप लगा सकते हो, ब्रैकेट के लिए 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो स्पेक्ट्रल सीरीज को, समझ गए। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई, कैसे होंगे, कैसे अपना जंपिंग करेंगे, ठीक है। तो लाइमन का हमारा लोअर स्टेट क्या रहेगा, लाइमन का लोअर स्टेट हमारा रहेगा 1, बामर का लोअर स्टेट क्या रहेगा 2, पास्टन का क्या रहेगा, पास्टन का 3 रहेगा बेटा, लाइमन बामर पास्टन, हाँ 3 का स्केयर आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, समझ गए, सभी का क्लियर हो गया आपको साथ साथ। अब सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप एनर्जी, सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ लाइमन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फर्स्ट सीरीज का पूछ लिया जाए, तो आप बताइए, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा, तो फर्स्ट एक्साइटेड यहाँ से यहाँ यही हुई ना, तो यानी कि N1 कितना हो जाएगा 1 और N2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड का पूछा गया है ना, तो म्यू बार = R, ठीक है, दिस इज 1/λ ही बोल सकते हो आप इसको। तो फर्स्ट एक्साइटेड कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 का स्केयर माइनस 1/2 का स्केयर। R की वैल्यू पुट करेंगे हम, ओके। और R की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 × 10 की पावर 7, 1 × 10 की पावर 7 और 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 × 10 की पावर 7, ठीक है। ये हमारे आ गए वेव नंबर, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। फिर हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम आता है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको ऐसे बनाने हैं। एक एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली क्या होता है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए गए हैं। सो दीज डायग्राम आर दोज डायग्राम विच रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये एनर्जी लेवल क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हम यूज करेंगे और उसमें शो करेंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपको टोटल एनर्जी निकालनी आती ही है। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, देखिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा ये अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमने बनाए हुए हैं, ये दिए हुए, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, या आप मेरे, अगर मैं बोलूँ तो आप ये 3 या 4 कम से कम 5 को याद ही रख लो, ताकि आपको आगे भी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। सो बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में, हमारे जो पार्ट 4 है उसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्लस में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपके बोर्ड्स में किस तरीके से स्पिन बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम्स, प्लस में हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।